चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रिवाइज करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। कोई डाउट है क्या पिछले तीनों चैप्टर्स में? मतलब पढ़े ही नहीं अभी तक कल के टेस्ट के लिए है? मैं तो क्या, क्यों? हाँ, बाकी लोग कहाँ आ रहे? पार्टी करने? तो पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो पर? क्या बायो का है? कब है? तो मैं तो कल देने बोल रहा हूँ ना। तो मैं तो कल देने बोल रहा हूँ। 1.5 घंटा बस। मूड बनेगा क्या होता है ये यही लाइन बताऊंगा मम्मी पापा को कि उसका मूड बनाओ घर में। हम्म। उसके बाद कौन रुका रहा है तेरे को? अच्छा है ना। क्या काम है तेरे को पढ़ाई के अलावा? चलिए चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, इसके पहले अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, राइट? कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैसे एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग होती है उनके बीच में जब एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। और जो कॉम्बिनेशन फोर्स है उनके बीच का, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू एटम्स या टू और मोर एटम्स जो उसको बाइंड करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। वो अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हमने केमिकल बॉन्ड बनती क्यों है? बिकॉज हर एलिमेंट चाहता है टू गेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। उनके पास जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए either the element lose electron or it gains electron or it shares electron, ऐसा कुछ करके वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, या यू कह लो आखिरी शेल में ऑक्टेट या डुप्लेट करना चाहता है। दैट इज द रीजन व्हाई बॉन्डिंग अकर्स। ठीक है। और एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अपने कौन कौन सी टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी इस चैप्टर में? पहली थी आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होती है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कि आपके जो मेटल्स होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स कैटायन। और ये एनर्जी क्या देनी पड़ती है अपन को? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। तभी ये होगा। रिलेट करो उसको चैप्टर नंबर 3 से कि मेटल से आखिरी शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अपन ने वही तो दिया, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आया। और इसी को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से भी रिलेट करना कि लाइट जब पड़ती है उसमें तो इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर आया? क्योंकि उससे उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी मिली होगी। सुन रहे हैं क्या? चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी अपन ने यही किया था। चैप्टर 3 में हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी का। और चैप्टर 4 में हम बोल रहे हैं कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन रहा है। तो तीनों जगह यही चीज हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी मेटल के ऊपर लाइट पड़ी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि मेटल को एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज डेल आई एच, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और अब पढ़ रहे हैं अपन कि एक मेटल से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो बन जाता है कैटायन। तो सब में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू मेक इट अ कैटायन। ठीक है। और ऐसा ही एक नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और बनेगा एनायन। ठीक है। और जब आपस में दोनों अट्रैक्ट होंगे then the bond formed is called ionic bond and the compound is known as ionic compound. ठीक है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा क्योंकि ये
सॉलिड्स होते हैं जनरली दे आर सॉलिड्स, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कब? अपने फ्यूज्ड स्टेट में या अपने एक्वस स्टेट में, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। क्योंकि एक्वस स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में ही वो अपने आयंस के फॉर्म में होंगे, एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर द लिक्विड कंडक्टर्स। जैसे हमारे एक सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं वो है मेटल, और जब एक सॉल्ट को हम पानी में घोल देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस है। ठीक है, फ्री आयंस है। मॉल्टन, हाँ, यूज मतलब मॉल्टन। ठीक है, चलिए, ये एक आयनिक बॉन्ड हुई थी। इसी में हमने एक लैटिस एंथैल्पी पढ़ी थी। लैटिस एंथैल्पी क्यों? क्योंकि आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस। मतलब जो उनका स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको अपन कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। एक बॉन्ड एंथैल्पी अलग है, वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए है। दोनों का मीनिंग सेम है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब अगर वो आयनिक बॉन्ड है तो लैटिस एंथैल्पी, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड एंथैल्पी। पर है तो वही काम कर रही है ना, एनर्जी बॉन्ड को तोड़ रही है। यहाँ ये लैटिस को ब्रेक करती है, इसलिए लैटिस एंथैल्पी नाम आया। क्लियर है? यहाँ हम बॉन्ड ऐसे लाइन वाइन से नहीं दिखाते ना, जैसे हम कोवेलेंट में दिखाते हैं। ठीक है, ओके। यही हमने एक और चीज पढ़ी थी, लुईस स्ट्रक्चर, याद है? लुईस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो। एक सिंगल एटम का बनाना हो तो सिंपल है, आप उस एटम का सिंबल लिखो और उसके अराउंड उतने सारे डॉट्स लगा दो जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। एक डॉट और ये दूसरा डॉट, समझ रहे हैं क्या? तो जितने नंबर ऑफ डॉट्स लगा रहे हैं यानी कि उतने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों बनाते हैं? हाँ, क्योंकि यही है जो कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं। यही इन्हीं का लॉस, इन्हीं में गेन होता है, राइट? अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में। इट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग। इसलिए हम क्या दिखाते हैं? सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम सिंगल एटम हमने मॉलिक्यूल का भी और आयंस का भी लुईस स्ट्रक्चर लिखना सीखा था। कि पहले आप क्या करते हो, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका क्या करते हो? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनेट का बना के दिखाऊं, CO3 2 नेगेटिव और एक NH4 1 पॉजिटिव, और एक सिंपल मॉलिक्यूल भी लेते हैं, न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल CO2। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक कैटायन है और एक एनायन है। तीनों में पहला काम क्या होता है? हम सबके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। तो 4 प्लस 6 और वो भी 3 है ना, तो 18 टोटल। और ये जो 2 नेगेटिव है इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, राइट? तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल? 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 12 पेयर्स। सेम काम इन दोनों में भी करेंगे। इसके पास 5 और इसके पास 4 और -1। भले +1 लिखा है बट वो +1 गेन हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते। ठीक है, तो कितना हो गया? 8, यानी कि 4 पेयर्स, और 4 प्लस 6 प्लस 6 टोटल कितना हो गया? 16, यानी कि 8 पेयर्स। ये पहला काम होता है हमारा। फिर दूसरा क्या होता है कि इनमें से पहचानना कि सेंट्रल एटम कौन होगा। और सेंट्रल एटम जनरली वो होता है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं हो सकता, एक ही बॉन्ड बनाता है वो। जो बीच में होगा तो उसको तो आजू बाजू दोनों से बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, वरना कनेक्शन कट जाएगा। तो हाइड्रोजन और ये जो हमारे हैलोजन्स होते हैं, ये जनरली क्या करते हैं? एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमेशा कॉर्नर में ही होंगे, साइड्स में ही होंगे, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कार्बन विल बी एट द सेंटर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन आजू बाजू, कार्बन एट द सेंटर, नाइट्रोजन एट द सेंटर, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? आजू बाजू में, और इधर कार्बन एट द सेंटर और ऑक्सीजन आपका आजू बाजू में। ठीक है, अब ये जितने भी पेयर्स हैं इनको हम प्लेस करेंगे। तो 12 पेयर है, तो एक एक पेयर पहले रख देंगे सबके बीच में, तो 3 पेयर हो गए। अब 4 5 6
7 8 9 10 11 12। अगर ऐसा करके हम छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, कार्बन के साथ गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ तो 8 8 हो गए, तो एक के साथ क्या करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, तो रिजल्टिंग इनटू 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगर यहां बॉन्ड बना दिए डबल वाला तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल बॉन्ड इसके साथ भी तो बन सकती है, इसने क्या गुना किया है, तो एक स्ट्रक्चर वो हो जाएगा या फिर इसके साथ। तो ऐसे 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे कार्बोनेट में। तो ये हमारा फाइनल लुईस स्ट्रक्चर है किसका, कार्बोनेट का। और यही लुईस स्ट्रक्चर से अपन फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं सबका। फॉर्मल चार्ज याद है क्या था फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज का, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम माइनस half the number of bonded electrons minus number of lone electrons। ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या क्या लिखा हुआ है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कार्बन का निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। कार्बन का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 4 इसके पास होता है बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, माइनस कितने बॉन्ड पेयर्स हैं देखो ना, 1 2, मतलब पेयर नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन्स ही गिन रहा हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और कार्बन के पास लोन तो कुछ भी नहीं है तो 0। तो कितना आया, कार्बन का 0, कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 है। बाकी तीनों ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे इसका क्या करेंगे, देखो इसका क्या होगा, 6 माइनस 1 2 3 4 5 6 माइनस 2/2, तो कितना आया, -1। जैसे ये है वही वैसे तो ये भी है ना, तो इसका भी -1, और इसका 6 माइनस 1 2 1 2 3 4 माइनस 4/2, यानी कि -2, -4 -2 -6 प्लस 6 0, खत्म पूरा। तो -1 -2 कितना आया, -2। समझ रहे हैं क्या, कार्बन का 0 आया, और जिसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उस ऑक्सीजन का भी फॉर्मल चार्ज 0। अब जो दोनों ऑक्सीजन बच गए जिनके साथ कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है वहां पे -1 -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2। तो ऐसे हम फॉर्मल चार्ज भी निकालना सीखे थे। ठीक है, चलो इसका करें, 4 पेयर है। ठीक है, हालांकि एक पेयर वो जो है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली में क्या होता है देखो, अमोनिया के पास अब पहले क्या होता है, अमोनिया बना रहता है NH3, NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखना, ऐसा कुछ होता है पिरामिडल, याद है, और एक लोन पेयर है। H पॉजिटिव को जब उसने देखा कि H पॉजिटिव अकेला है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नाइट्रोजन ने अपना एक पेयर H के साथ शेयर किया, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे कोवेलेंट में क्या होता है, प्रॉपर शेयरिंग के लिए दोनों ने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एक नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन का है, इस पेयर में भी एक हाइड्रोजन का है दूसरा, और इस पेयर में भी एक हाइड्रोजन का दूसरा नाइट्रोजन का है, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बट इस पेयर में जो शेयर हो रहा है, क्या हाइड्रोजन का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं था। तो इस टाइप की बॉन्ड जहां पे शेयरिंग तो हो रही है, हाँ, बट दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही का है, इसको म्यूचुअल शेयरिंग नहीं बोलते हैं, सुन रहे हैं क्या, दिस इज नॉट नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ। बट इस टाइप की शेयरिंग को अपन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं बोलेंगे, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रही है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये अमोनियम आयन ऐसे बनता है, सुन रहे हैं क्या, एक और समझना, आपने हाइड्रोनियम आयन भी पढ़ा है ना एसिड बेस में, 10th क्लास में, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। देखो ये कैसे बनता है, ये रहा आपका O, ये रहा H, ये रहा H, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और एक एक क्या करता है, वो शेयर कर देता है हाइड्रोजन के साथ। हो गया ऑक्सीजन के पास 8 और हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गए, तो वाटर खुश है।
दो कोवेलेंट बॉन्ड बना के वाटर बन गया, बट अगेन ऐसा ही एक H पॉजिटिव इसके पास भी आया। समझ रहे हैं क्या? वो कहां से आया? एसिड से आया। आप एसिड में पानी मिलाते हो ना, तो ये कहां से आया? एसिड से आया। और इसके साथ ऑक्सीजन ने क्या बना लिया? अगेन जैसे यहां बन रहा है वैसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने बना दिया। तो हाइड्रोनियम आयन भी ऐसे ही बनता है। हाँ, एक लोन पेयर रहेगा और एक लोन पेयर शेयर रहेगा H के साथ। समझ आएगा? ओके, चलिए ठीक है, ये वाला क्लियर है। अब इसमें आते हैं, 8 पेयर लगाना है, तो इधर एक एक लगाओगे तो काम नहीं चलेगा ना, मतलब अभी अभी तो बाकी डाल देते हैं यहाँ पे। हो गए 8 पूरे, बट अगेन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या करेगा कार्बन? दोनों ऑक्सीजन का क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड, इधर भी और इधर। तो ये सारे लुईस स्ट्रक्चर हो गए। समझ रहे क्या? इधर आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो हो सकता है इसका 0 आए, फॉर एग्जांपल इसका अगर +1 आएगा, इसका -1 जो भी आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0 होता है। या हो सकता है सभी का 0 आ रहा होगा, ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए। एम आई क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं, लूज स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा वो एक्सेप्शन, वो इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्टेट का एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन लिखा हमने, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपैंडेड ऑक्टेट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अपन ने देखो अभी ये तीनों का लुईस स्ट्रक्चर बनाया ना, अब देखेगा सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे? इवन नंबर्स, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू पेयर्स। इवन को तो पेयर में डिवाइड कर सकते हो ना, 5 को कैसे पेयर में डिवाइड करोगे? फिर एक बच जाएगा, है ना। पर अगर 10 होंगे तो उनको 5 पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पेयर में डिवाइड हो जाएंगे, बट कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में होते हैं। हमने एग्जांपल लिखा था NO का, NO2 का, है ना। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर में है। तो बॉन्डिंग बनाते वक्त एक आध का हो सकता है ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, देन ऑल्सो दे आर स्टेबल। ऐसे ही हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं BF3, BCl3, है ना, AlCl3, हाँ LiCl, तो ये सब आपके इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं। और एक्सपैंडेड ऑक्टेट में PCl5, SF6, ये सब आपके इन एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, यानी कि सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा है और सेंट्रल एटम के पास 8 से कम है, उसके बावजूद भी ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं? स्टेबल है मतलब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शन ऑफ व्हाट? ऑक्टेट रूल। ठीक है, फिर आ गए थे हम कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। अगर सिंगल पेयर बीच में शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर 2 पेयर शेयर हो रहा है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 पेयर शेयर हो रहा है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने देखा था सिंगल के लिए एक HCl का स्ट्रक्चर बनाए थे, ऑक्सीजन के लिए हमने डबल बॉन्ड बनाया था, और नाइट्रोजन के लिए हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया था। नहीं बनाया था क्या नाइट्रोजन? हाँ, इथाइन तो बनाए थे, N2 नहीं बनाए क्या? ठीक है, N2 में भी होगा ना। देखो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के और दूसरे के भी 5 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ऐसे हमने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड पढ़ी थी। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे बॉन्ड की ना, कि जैसे बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंथैल्पी। एक एक करके चारों डिस्कस करते हैं। चला, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इट इज द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस। समझ लो, आपने 2 एटम कंबाइन किया ना, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। सुन रहे हैं क्या? बॉन्ड लेंथ पूछ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस नहीं पूछ रहे हैं। एटॉमिक रेडियस में अपन हाफ कर देते हैं, याद है क्या? कि O और O का जो बॉन्ड बन रहा है या H और H का जो बॉन्ड बनता है, उसके बीच का हम डिस्टेंस लेके हाफ कर देते हैं, तो वो एटॉमिक रेडियस आता है। बट यहाँ पर एटॉमिक रेडियस नहीं, कोवेलेंट रेडियस, याद है? कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि वहां पे ओवरलैप भी, तो मैंने ओवरलैप नहीं दिखाया, ऐसा बनता ना H, तो फिर ये अपन लेके हाफ कर देते। तो हाफ करोगे तो एटॉमिक रेडियस आएगा हाइड्रोजन का, पर अगर पूरा लेंथ लोगे तो बॉन्ड लेंथ आ जाएगी H2 मॉलिक्यूल की। एम आई क्लियर?
तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की और कम हो जाती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड एंगल, अच्छा बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ कैसे रिलेटेड है? ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ लेसर इज द स्ट्रेंथ, है ना? जितना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, कि दो बॉन्ड आपस में कैसे एंगल बना रही है। दो बॉन्ड होनी चाहिए तब तो एंगल बनेगा ना, जैसे दो लाइंस होंगी तब तो एंगल बनाओगे। इन द सेम वे दो बॉन्ड्स आपस में कैसे एंगल बना रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी अपन ने पीछे CO2 देखा था ना, तो CO2 में ये दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो इज द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, फिर था बॉन्ड ऑर्डर, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ट्रिपल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। हमने O2 नेगेटिव इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकाला था ना, NB माइनस Na/2 करके, तो किसी का 2 भी आ रहा था, 2.5 भी आ रहा था, 1.5 भी आ रहा था, तो बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट था बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज द एनर्जी या एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर मोल। 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है ना, तो इतना किलो जूल पर मोल लिखा है, मतलब 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उन सबकी बॉन्ड तोड़ने के लिए इतनी सारी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब इनमें और इनमें क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, सोचना ना, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? कम। जब स्ट्रेंथ कम है तो कम एनर्जी में टूट जाएगा, स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट, ये ऑर्डर, ये रिलेशन याद रखना। ठीक है, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी जोड़ सकते हो क्या? क्या बोलते हो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जोड़ सकते हैं क्या? ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, हाँ स्मॉलर द बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर 1, फिर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो बॉन्ड ऑर्डर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। समझ रहे हैं क्या चारों में रिलेशनशिप? ठीक है, ओके। इसके बाद क्या देखा था हमने? इसी में रेजोनेंस वगैरह भी पढ़ लिए थे क्या? रेजोनेंस क्यों पढ़े थे आपको याद है? कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ओजोन में, या आप कार्बोनेट की बात कर लो, हर बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आ रही थी, पर इक्वल आ रही थी। जैसे इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड सेम लेंथ आ रहा था, एक्सरे स्टडी से पता किए थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये तो सिंगल बना रही है तो डबल बना रही है बॉन्ड, है ना? तब पता चला कि इसका एक स्ट्रक्चर और होता है भाई, जिसको अपन ऐसे डबल हेडेड एरो से बनाते हैं, जिसमें यहां डबल बॉन्ड हो जाती है और यहां पे सिंगल बॉन्ड। तो इट हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड एंड अ पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, और इसके पास भी पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इसलिए दोनों का लेंथ, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की लेंथ का एवरेज हो जाता है। तो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसलिए पढ़ते हैं कि कई बार किसी कंपाउंड का एक लुईस स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाता है। इस अगर आपने ओजोन का अगर यही लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा होता, तो आप इस रीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाते कि ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली सेम क्यों आ रही है भाई। सिंगल बॉन्ड लेंथ तो बड़ा होना चाहिए और डबल बॉन्ड का लेंथ तो छोटा होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली दोनों बॉन्ड का लेंथ सेम आ रहा था। तो हम इसका आंसर नहीं दे पाते, इसका रीजन नहीं दे पाते, अगर हमें पता नहीं होता कि ओजोन का स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है। तो व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर cannot determine या is not able to determine the property of that compound, तब अपना रेजोनेंस फिनोमिना आता है। ठीक है, और इसका अपन ने रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया था ना, इन सबको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, है ना? और इसका एक बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें अपन क्या कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड तो बनाते ही हैं और दूसरे बॉन्ड को हम ऐसे दिखा देते हैं। आप ऐसे भी कर्व भी बना सकते हो, लाइक दिस, ऐसा कुछ। समझ रहे हैं? ऐसा हमने कार्बोनेट में भी देखा था, नाइट्रेट में भी होता है ना? क्लियर है? हमने बनाया कई चीजों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखा है हमने। ठीक है, बेंजीन का मैंने आपको बताया था कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो ये डबल बॉन्ड यहां आ गई, ये यहां आ गई और ये यहां आ गई। इसमें अपन एक वर्ड और लिखे थे, अगर आप लोग को याद हो तो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पहली बार मैंने आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, हालांकि हम पढ़े नहीं थे ज्यादा इसमें, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हम आगे पढ़े ना, जब वो अपन पढ़े कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड वाले जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, दे आर नोन एज पाई बॉन्ड।
और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उनको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं क्या? द ऑर्बिटल्स जिनका साइडवाइज ओवरलैपिंग हुआ है उन्हीं को तो बोलते हैं ना पाई बॉन्ड बनाया उन्होंने, और उन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रिपल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। सुन रहे हैं क्या? और यही जंप करके आगे बढ़ रहे हैं, यही पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इस ये रेजोनेंस में ये चीज होती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रेजोनेंस जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये भी अपन ने लिखा है नोट में कुछ रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, फिर क्या देखे थे अपन? अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में देखे थे ना कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना इधर। कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलता हूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, एक पोलार और दूसरे नॉन पोलार। पोलार वो होंगे जिनमें दो एटम अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे, यानी कि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर HCl लेता हूं मैं, तो यार Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सुन रहे हैं क्या? वाटर अगर लेते हैं तो हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। एम आई क्लियर? अमोनिया लेते हैं अगर, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस टाइप के बॉन्ड्स में अपन क्या बोलते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, इसी को पोल बोल रहे हैं, है ना? पोल्स क्रिएट होगा ना यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। एम आई क्लियर? तो है ये कोवेलेंट बॉन्ड, बट इनके पास आयनिक नेचर है, बट वो आयनिक नेचर कंप्लीट आयनिक नेचर नहीं है, पार्शियल आयनिक नेचर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इन सब कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? पोलार कंपाउंड्स, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड्स। द बॉन्ड इज नोन एज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर आपने मॉलिक्यूल बनाए हैं एक ही जैसे एलिमेंट के, जैसे कि ये सारे, अब इनमें दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा क्लोरीन भी है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाएगा। जैसे यहाँ पे एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, यही तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन जो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ तो सारे दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों एक जैसे हैं तो किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, किसी का कम नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में ही रहेगा। नो पोल्स आर क्रिएटेड, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, और जब हम पोलैरिटी की बात किए थे तो हमने एक क्वांटिटी और पढ़ी थी, उसका नाम था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल, ये डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट यहीं से तो आया कि दो चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, ये क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक डायरेक्शन होता है विच इज टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसका डेफिनेशन या इसका सिंबल होता है म्यू, और इसका डेफिनेशन होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ हो जाएगा और चार्ज जो इनके पास है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। डी बाय करके भी कुछ यूनिट लिखे थे क्या? डी बाय और कूलम्ब का रिलेशनशिप भी लिखवाया था मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि डाइपोल मोमेंट कुछ के जीरो कैसे हो जाते हैं, है ना? अपने दो तीन के डाइपोल मोमेंट जीरो देखे हैं ना, जैसे आपने लिखा होगा BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो है, BeCl2 का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था, क्योंकि हाँ नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। क्यों? इनके स्ट्रक्चर के कारण। जैसे BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर, तो ये रहा एक डाइपोल, ये रहा दूसरा डाइपोल मोमेंट, बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। सेम हैपेंस इन BF3, भले BF3 का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, बट ज्योमेट्री कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनार, एक इधर और एक यहाँ, ये रहा एक, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, और दोनों कैंसल आउट ईच अदर, है ना? एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखा था हमने, NH3 is more
NH3 is having more dipole moment than NF3. NF3 इसका रीजन क्या था? NH3 का स्ट्रक्चर ये रहा, एक लोन पेयर भी है। हाँ, उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया? अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको ज्यादा डाइपोल होना चाहिए था, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है। बट ऐसा क्यों हुआ? तो उसका कारण क्या था कि डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ था और ये वाला मोमेंट इलेक्ट्रॉन की तरफ था, सारे ऊपर की तरफ। बट यहाँ पे क्या हो रहा था? ये ऊपर की तरफ, बाकी सारे नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जीरो नहीं हो रहा है, बट इसका रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट से कम हो गया। दैट इज व्हाई अमोनिया हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन NF3। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया है कई बार, है ना? ओके इसके बाद अपन थ्योरीज में आ गए थे ना। सबसे पहली थ्योरी थी वेस्पर थ्योरी। इसका वेस्पर थ्योरी पढ़ना है, VBT पढ़ना है, MOT पढ़ना है। तो वेस्पर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा है। ये पहली थ्योरी है जिसमें अपन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की बात करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगर सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड हैं तो ज्योमेट्री इज लीनियर। यानी कि रिपल्शन थ्योरी ये बोलती है कि सेंट्रल मेटल के अराउंड जितना भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, भले वो लोन पेयर हो या वो बॉन्डेड पेयर हो, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करके एक ऐसा पोजीशन ले लेते हैं जहां पे उनका रिपल्शन खत्म, मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया जहां पे रिपल्शन अब नहीं होगा, और यही उनकी ज्योमेट्री हो जाती है। तो अगर कोई 2 ही बॉन्ड बना रहा है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों बॉन्ड पेयर है, तो दोनों बॉन्ड पेयर इतना ही रिपेल हो पाएंगे बस। अब और नीचे जाएंगे तो ऐसे रिपेल हो जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो फिर रिपेल हो जाएंगे। तो यही एक ऐसा पोजीशन है दोनों का जहां पे अब वो और फर्दर रिपेल नहीं होंगे, और यही उनकी ज्योमेट्री विच इज लीनियर। एंगल इज 180 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? तो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। तो रिपल्शन कैसे कैसे हो सकते हैं? लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एंड ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। ठीक है? ओके तो अगर मेटल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों बॉन्डेड है तो लीनियर ज्योमेट्री। 3 है और तीनों बॉन्डेड है तो ट्राइगोनल प्लेनार, एंगल था 120 डिग्री। अगर 4 है और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल, एंगल इज 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि 28 नहीं, एक्चुअली 30 होके हाफ डिग्री होता है, अपन अप्रॉक्स उसको 30 ले लिया तो ये हाफ डिग्री हो गया। ठीक है? 5 पेयर होते हैं, पांचों के पांचों बॉन्ड होते हैं तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जहां पे जो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ये आपका सेंट्रल एटम है, ये रहा आपका ट्रायंगल, सॉरी, है ना, और एक ये आपका प्लेन बन गया, राइट, जहां पे एंगल 120 120 120 हो गया, और इस ट्रायंगल के ऊपर एक बॉन्ड बनेगी और एक नीचे बॉन्ड बनेगी। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और यहाँ ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है? इनके स्ट्रक्चर कैसे हो जाएंगे? ये आपका ट्रायंगल प्लान में ए बीच में ऐसा, और टेट्राहेड्रल कैसा हो जाएगा? ए बीच में सेंट्रल एटम, जहां पे एक बॉन्ड पीछे है, एक बॉन्ड आपकी तरफ है। ठीक है? और 6 पेयर है अगर, और 6 के 6 बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, या फिर एक और क्या नाम था इसका? स्क्वायर बाइपिरामिडल। और यहां क्या होगा? सेंट्रल एटम बीच में, 4 बॉन्ड आर एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, 1 एट द टॉप, अनदर एट द बॉटम ऑफ द प्लेन। ये आपका स्क्वायर प्लेन, एक ऊपर और एक नीचे। इसके पहले बेस ट्रायंगल था और एक ऊपर एक नीचे थी, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अब बेस क्या है? स्क्वायर है, एक ऊपर एक नीचे, तो स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है? ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? 8 फेसेस होते हैं, 8 फेस होते हैं जिसके, जैसे इसका 2 फेस है ना,
4 फेस है, चलो 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6। वैसे ऑक्टाहेड्रल के 8 फेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि उस ज्योमेट्री की जहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, बॉन्डेड पेयर्स, जहां आपके बॉन्डेड और लोन दोनों आने चालू हो गए थे। जैसे कि अगर अपन 3 पेयर की बात करें, 3 में 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, इस टाइप का केस देखे थे अपन। तो 3 वाले की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनार। बट क्या तीनों बॉन्डेड है क्या, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार नहीं हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बेंट। यानी कि आपका सेंट्रल एटम 2 तो बॉन्ड पेयर के साथ है और 1 लोन पेयर के साथ है, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार नहीं हो पाई, तो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, बेल्ट। फिर हमने देखा था 4 वाले में, 3 वाले में एक ही केस देखे थे, है ना। 4 वाले में पहला केस हमने देखा था कि 2 बॉन्ड पेयर, अच्छा चलो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। फिर दूसरा केस देखा था 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो चलो पहले ये वाला देखते हैं, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये आपका अमोनिया हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल। और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर में क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ज्योमेट्री क्या अभी भी बेंट। पर इस बेंट और इस बेंट में एंगल का डिफरेंस है, सुन रहे हैं क्या, इस बेंट और इस बेंट में एंगल का डिफरेंस है। ये अगर 108 है तो ये 104 के आसपास होगा। इसका कारण है इसमें रिपल्शन ज्यादा है। क्यों रिपल्शन ज्यादा है, इसमें 2 लोन पेयर है और इसके पास 1 लोन पेयर है, समझ रहे हैं क्या। ये सारी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज है ना। जब तक वो बॉन्डेड पेयर थे ना अकेले, तब तक ज्योमेट्री सिमेट्रिकल थी। बट अब ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड। इससे अपन अजीब अजीब नाम दे रहे हैं, बेंट, पिरामिडल, ठीक है। अगला आया था अपना 5 पेयर वाला, है ना। 5 पेयर, 5 पेयर में अपन एक केस देखे थे कि 3 बॉन्ड पेयर हो गए। पहले 4 देखे थे क्या, चलो पहले 4 देख लेते हैं। 4 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा, फिर 3 बॉन्ड पेयर होगा और 2 लोन पेयर होगा। तो इसमें क्या बन रहा था आपका, सीसॉ। जैसे आपका ये रहा सेंट्रल एटम, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ का लोन पेयर, तो यह क्या बन गया, सीसॉ। और 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर में क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ एक लोन पेयर आ गया, ये आपका एक लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है। बाकी ये क्या बन गया, टी शेप। ये बॉन्ड है सबके बी बी बी। बस इतना ही था ना, 2 केस। और 6 पेयर वाले में 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। यानी कि सेंट्रल एटम तो रहेगा, 4 एटम यही रहेंगे और 1 रहेगा बस ऊपर, नीचे वाला हट जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो जो 1 बच गया वो भी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनार। समझ गए क्या। तो ये सारी ज्योमेट्रीज हमने वेस्पर थ्योरी में देखी थी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट थ्योरी में आए थे, दैट इज वीबीटी। वीबीटी में अपन ने पढ़ा था कि ऑर्बिटल्स आपके हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप, है ना। ओवरलैप तब बनती है कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन, वो आकर के क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे एंड फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमें हमें क्या चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए फॉर ओवरलैपिंग, तभी आपका बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बन पाएगा। ये बीबीटी ने बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग एस एस का हो जाएगा, एस और पी जेड का भी हो जाएगा, पी एक्स और पी एक्स का साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, पी वाई और पी वाई का भी साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड। और 2 पीजेड का भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ रहे ना। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, एम आई क्लियर। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पर एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। यह अपन ने पढ़ा था किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें पढ़े थे, हाइब्रिडाइजेशन में। कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ही एटम के
ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। यहाँ दो एटम के बीच में मिक्सिंग नहीं होती है। ओवरलैपिंग इज डिफरेंट, बॉन्डिंग इज डिफरेंट, एंड हाइब्रिडाइजेशन अलग होता है। हाइब्रिडाइजेशन आप ये समझो कि हाइब्रिडाइजेशन एक तैयारी है। क्या है? एक तैयारी है एक एटम की बॉन्डिंग करने से पहले। समझ रहे हैं क्या? वो बॉन्डिंग करने से पहले तैयार हो जाता है कि मैं अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम कर लूं और शेप भी सेम कर लूं। वरना क्या होता है, एस का शेप स्पीयर होता है और पी का शेप डंबेल वाला होता है, वो भी अलग अलग एक्सिस में। समझ रहे हैं क्या? पर जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना, तो ये एक ही शेप के हो जाते हैं। जब एक एस और एक पी मिलता है तो ये इस टाइप का शेप ले लेते हैं। समझ रहे हैं? और ऐसे दो बन जाते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर s और दो p मिल गए तो वो कुछ इस तरीके से मिक्स होकर के आपस में रिपेल होकर के इस टाइप का ज्योमेट्री ले लेते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनार। ये लीनियर है, ये ट्राइगोनल प्लेनार। यहाँ पे आपके sp2 है, एक sp2 ये है, दूसरा sp2 ये है, तीसरा sp2 ये है। क्योंकि तीन मिले तो तीन नए बने, और अगर चार मिलेंगे तो वो क्या बना लेता है, टेट्राहेड्रल। तो इट इज जस्ट लाइक वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी से रिलेट करते हुए चलेंगे तो ज्योमेट्री लिंक कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये आपके चार ऑर्बिटल्स हैं, एक दो तीन चार, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और अगर चार डी भी अगर आ जाए, डीबी sp3d, तो sp3d में क्या हो जाएगा, पांच हो गए ना। तो आपका हो जाएगा पांच में sp3d कुछ ऐसा, ये हो गया तीन, ऊपर आ गया चार और नीचे हो गया पांच, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और sp3d2 ये रहा एक दो तीन, स्क्वायर प्लेनार बन गया, एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल। समझ गया ना? सारा वेस्पर थ्योरी जैसा ही है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनार, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, छह बॉन्ड। क्लियर? तो अपन ने देखा था कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड होती है, कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड होती है तो वो एक सिग्मा और एक पाई होती है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। और ये बनते कैसे हैं? कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। CH4 का स्ट्रक्चर देखना, दिस इज कार्बन, ये कार्बन है कब, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। क्या है ये? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये चार हाइड्रोजन आए और ओवरलैप करके क्या बना लिए, मीथेन। क्या है ये? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ऐसे ही दो कार्बन ले रहा हूं मैं, विच आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये रहा है एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये रहा दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज वन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दोनों के बीच में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया ये वाला काम। ठीक है? अभी भी दोनों के पास एक एक पी है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अभी दो ही पी लिया ना हमने, sp2, तीन तो तीन होते हैं, तो ये रहा उसका अनहाइब्रिडाइज्ड और ये रहा इसका अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है? यहां आ जाएंगे हाइड्रोजन्स, सिग्मा बॉन्ड, H H H और H, और ये बना लेंगे साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या? तो ये हो गया आपका इथीन, एल्कीन का पहला मेंबर, एल्कीन का पहला मेंबर। और यही काम जब अपन एल्काइन के साथ कराएंगे तो वहां हम कार्बन कैसा लेंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या लेंगे? ये sp3 हो गया, ये sp2 हो गया, अब sp हाइब्रिडाइज लेंगे। तो sp हाइब्रिडाइज में एक और एक ही पी लिए तो वो दो नए बनाएंगे। तो ये रहा एक कार्बन विथ sp हाइब्रिडाइज कार्बन, और ये रहा दूसरा sp हाइब्रिडाइज कार्बन। कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। करेक्ट? अब दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचे, ये रहा px py, px py, ये रहा एक साइडवाइज ओवरलैपिंग, ये रहा दूसरा साइडवाइज ओवरलैपिंग, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड। ठीक है? अब एक बच गया यहाँ पे, यहाँ H यहाँ H, ये हो गया आपका इथाइन। समझ रहे हैं क्या? ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम आए थे MOT, VBT हो गया,
हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, अगला एमओटी ही है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल के क्या होते हैं? वेव फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? वेव फंक्शन, जिसको अपन डिनोट करते हैं साइन से, ठीक है। और वो वेव फंक्शन कैसे होते हैं? इस टाइप के। तो जब ये लीनियरली कंबाइन करते हैं तो दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको अपन कैसे बनाते हैं? ऑन एडिंग, एडिशन में जब होता है तब बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये ए और बी क्या है? एक ए एटम का वेव फंक्शन है, वो बी एटम का वेव फंक्शन है। ऐसे ये भी ए एटम का वेव फंक्शन है, वो बी एटम का वेव फंक्शन है। अगर वो वेव फंक्शन आपस में ऐड हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और अगर वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में हो रहा था कि जब दो ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हुए तो दो नए ऑर्बिटल बने। इन द सेम वे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो भी उतने ही नंबर के बनेंगे। जैसे अगर 1s और 1s आकर के कंबाइन करके ओवरलैप करते हैं तो वी गेट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उनके नाम हमने क्या दिए थे? सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है, यानी कि इसमें इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। ऐसे ही 2s 2s भी कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग होता है और बिना स्टार वाला बॉन्डिंग। ऐसी अगर 2pz और 2pz जो ये वाले हैं, ये भी तो सिग्मा बॉन्डिंग बनाते हैं ना, तो इनका क्या बनेगा? सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। यहां सब स्टार वालों की एनर्जी बिना स्टार वालों से क्या है? ज्यादा है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग से क्या होती है? ज्यादा होती है। मैं क्लियर? हाँ, जब अपन py और pz में आए थे, px और py में, सॉरी, तो px और py में क्या होता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। तो इनके नाम क्या पड़ जाएंगे? पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। समझ गए क्या? तो ऐसे 10 टाइप के, 10 हो गए ना, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इनका एनर्जी का अपन ने वो भी देखा था ना कि मॉलिक्यूल जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का फिलिंग होता है, वो 3 रूल होते हैं, ऑफबाउ, वुंड्स एंड पॉली एक्सक्लूजन। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी फिल करने के यही 3 रूल्स होते हैं। उसमें अपन ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, सॉरी, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एक ऑर्डर देखा था। क्या था वो ऑर्डर? सिग्मा 1s का एनर्जी सिग्मा 1s स्टार से कम होगा, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सबसे ज्यादा सिग्मा स्टार 2pz। ये लिखे ऑर्डर, देख लो एक बार। ऑक्सीजन और फ्लोरीन था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ऑर्डर सही है ना? पर ये दोनों ऐसे थे ना, और जब बाकियों के लिए अपन बात करेंगे तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, बस बाकियों का ऑर्डर वो रहेगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी था, और इसका अपन ने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे कुछ इस तरीके से। 1s और 1s के एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसमें ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। अगर ये दोनों भरे हुए हैं, ये भी दोनों भरे हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं Na, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और इनको कहते हैं Nb, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने कुछ चीजें देखी थी यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था।
हाफ ऑफ एनबी माइनस एनए। मैग्नेटिक कैरेक्टर देखे थे कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है किसी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो वो हो जाता है डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक नेचर देखे थे। स्टेबिलिटी देखे थे कि स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा एनबी शुड बी ग्रेटर देन एनए। ना एनबी एनए के बराबर होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, ना ही एनबी एनए से कम होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर डेसिमल में चलेगा, पॉइंट में चलेगा, बट पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन थी, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन थी। सुन रहे हैं? तो कोई भी मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये इसका ऑर्डर, तभी आप इलेक्ट्रॉन को बैठा पाओगे। ठीक है, तो इतना आपका था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ठीक है, चलो कल मैंने मार्क्स को